बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद नदीम और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे काफ मैनेजमेंट के काफ को बच्चों को जो गाय के बच्चे हैं या भैंस के बच्चे हैं उनको पालने का तरीक़ाकार क्या है, क्योंकि स्टार्ट में ही उन्हें डायरिया लगता है और उनकी डेथ हो जाती है और बाज़ दफ़ा स्टिल बर्थ हो जाती है, पता नहीं चलता। तो इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पार्चुरेशन के वक्त आपने बच्चे के जो नॉस्ट्रल्स हैं, जो लंग्स हैं, उनमें से जो फ्लूइड है उसे निकालना है। उसके निकालने का तरीका ये है कि आपने जो बच्चा है गाय का या भैंस का उसे उल्टा लटकाना है, ताकि जो और उसके लंग्स पे, उसकी चेस्ट पे जो है आपने रिब्स पे मसाज करनी है, ताकि जो भी उसके लंग्स में फ्लूइड है वो मसाज के ज़रिए नॉस्ट्रल में से बाहर निकल जाए और उसे जो है वो सांस अच्छे तरीके से आ सके, ताकि बच्चा ड्रेंचिंग की तरफ ना जाए। तो सबसे पहले आपने जो है ये इसके नॉस्ट्रल्स को साफ़ करना है, रेस्पिरेशन को ठीक करना है। उसके बाद आपने पूरी बॉडी को देखना है कि किसी बॉडी के किसी पार्ट में डिफेक्ट तो नहीं है, जो जिसे हम कॉन्जेनिटल डिफेक्ट भी कहते हैं। फिज़िकली आपने एग्ज़ामिन करना है बच्चे को कि बच्चे में कोई जो है वो डिफेक्ट तो नहीं है। उसके बाद आपने बच्चे को पिंजरे में शिफ्ट करना है। पिंजरे में शिफ्ट करने के बाद की जो मैनेजमेंट है, पिंजरे में आपने सॉफ्ट बेडिंग इस्तेमाल करनी है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, सॉफ्ट बेडिंग इस्तेमाल की गई है, क्योंकि बच्चे के जो हूफ होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं और उसकी स्किन भी सॉफ्ट होती है, तो बच्चा रेस्टलेसनेस फ़ील ना करे। तो इस हवाले से आपने जो हच को, पिंजरे को इस तरीके से तैयार करना है। तो सॉफ्ट बेडिंग होनी चाहिए, ऊपर डिसइंफेक्टेंट की स्प्रे हो और उसके बाद आपने जो है वो उसकी नेवल गार्ड पे स्प्रे करनी है, उसे डिसइंफेक्ट करना है। कोई भी डिसइंफेक्टेंट आप यूज़ कर सकते हैं, आयोडीन यूज़ कर सकते हैं, टिंचर टिंचर आयोडीन यूज़ कर सकते हैं, स्पिरिट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो क्लोस्ट्रम फीडिंग है, क्लोस्ट्रम फीडिंग आपने कोशिश करनी है जितनी जल्दी पार्चुरेशन के बाद आप पिला सकें आपने पिलानी है, क्योंकि इसमें जो इम्यूनोग्लोब्यूलन्स होते हैं, जो एक किस्म की बच्चे के लिए वैक्सीनेशन होती है, वो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उसकी जो कंसंट्रेशन है इम्यूनोग्लोब्यूलन IgA जो है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और उस क्लोस्ट्रम का जो बेनिफिट है वो कम होता जाएगा। तो आपने टाइमली जो है उसको क्लोस्ट्रम फीड करवानी है और क्लोस्ट्रम फीड करवाने में आपने ये इस चीज़ का एहतियात करनी है कि जो बच्चे जब फीड कर रहे होते हैं तो उन्हें रेस्ट भी देनी है। वो खुद बताएंगे आपको कि उन्हें कब रेस्ट चाहिए। तो वो जब आप फीडर मुंह में डालेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फीडर से मुंह छुड़ाने की कोशिश करेगा, तो वो उसका रेस्ट का टाइम होता है। अगर आप ज़बरदस्ती पिलाएंगे तो उसे ड्रेंचिंग हो जाएगी। उसके बाद आपने AD3 और ब्यूटालैक्स का शॉट लगाना है। सबसे पहले तो जो बच्चे का पिंजरा है आपने वो तैयार करना है, जिसे हच भी कहते हैं। तो उसमें नीचे जो है वो सबसे पहले तो जो खुश्क है उसका इस्तेमाल करेंगे, ताकि क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम उसकी जो बॉडी होती है, उसके जो हूव्स होते हैं वो बिल्कुल सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए उसे बिल्कुल सॉफ्ट बेडिंग देनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने जो दी हुई है सॉफ्ट बेडिंग, ताकि बच्चा जो है वो रिलैक्स फील करे और रेस्टलेसनेस फील ना करे। तो आपको सामने है बच्चा माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव है। तो इसकी केयर इस तरीके से की जा रही है कि इससे कोई इशू ना बने। तो सबसे पहले तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि बाज़ दफ़ा जो मोर्टालिटीज़ होती हैं फार्म्स पे, वो रोटा कोरोना वायरस की वजह से मोस्टली जो डायरिया है वो किसी भी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो ये मैं आपको फील्ड की बातें बता रहा हूँ, मतलब जो कि हमने देखा है प्रैक्टिकली। तो डायरिया किसी भी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करता, जो कि रोटा कोरोना की वजह से होता है। तो आपने रोटा कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए आपने 7 मंथ पे जो प्रेग्नेंट आपकी काऊ है, प्रेग्नेंट काऊ जो नियर टू पार्चुरेशन है, मतलब कि 7 मंथ पे जब आपने उसके टीथ ड्राई करने हैं, उसको ड्राई करना है, ड्राई प्रोसीजर से गुजारना है, तो आपने
उसको रोटा कोरोना की वैक्सीन जो है वो लाजमी करवानी है, ताकि आने वाले बच्चे में जो रोटा कोरोना वायरस है उससे बचा जा सके और बच्चे को मोर्टेलिटी से बचाया जा सके। तो इन चीज़ों को आप ख्याल रख के अपने फार्म पे मोर्टेलिटी कम से कम कर सकते हैं। इस बच्चे का जो कंजेनिटल इशू था, इसका जो जॉइंट था फोरलेग का वो बड़ा हुआ था, तो हमने इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो लगाया तकरीबन 14 दिन तक। उसके बाद हमने उतार दिया, तो आप देख सकते हैं कि इसका पाँव बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये 14 दिन तक लगा रहने देना है, उसके बाद आपने उतारना है। ये प्रैक्टिस इसलिए की जाती है, आपके जो हाथ हैं वो सैनिटाइज होने चाहिए। ये प्रैक्टिस इसलिए की जाती है ताकि बच्चे को जो है वो सिखाया जाए कि उसने जो मिल्क है, जो फीडर है, उसे सर्व कैसे करना है। ये भी एक प्रैक्टिस होती है हैंड प्रैक्टिस करने के लिए, कि जो बच्चे को सिखाना है, क्योंकि बच्चा बाज़ दफ़ा बच्चे जो हैं वो फर्स्ट कोलोस्ट्रम जो है वो ईज़िली कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन बाज़ बच्चे जो हैं वो मसला करते हैं। तो उनको इस चीज़ से बावर कराने के लिए कि कोलोस्ट्रम को कैसे सक किया जाता है, तो उनको हम फिंगर उसके मुंह में डाल के उसको सक करवाएंगे, ताकि उसे पता चले कि फीडर को कैसे सक करना है। उसके बाद हम जो काफ स्टार्टर जो है वो चौथे दिन पे बच्चों को देना शुरू कर देंगे। उसके बाद जो आपको रेड कलर का मिनरल ब्लॉक पड़ा हुआ नज़र आएगा, जो कि ट्रेस मिनरल होते हैं, कॉपर, जिंक, आयरन, मैंगानीज़, जो कि ट्रेस मिनरल है, जो कि बॉडी नहीं बनाती, बाहर से हमें लेने पड़ते हैं फीड के ज़रिए, या उसे प्योर फॉर्म में लेना पड़ता है। तो ये बच्चों को देंगे ताकि उनका जो ह्यूमन है वो जल्दी से जल्दी डेवलप हो। उसके बाद हम नमक रखेंगे। नमक का फ़ायदा ये है कि नमक डीकैट का काम करता है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहते हैं। हाई सीपी काफ स्टार्टर देंगे ताकि जो बच्चों की ग्रोथ है वो उस पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हो। वैसे आइडियल तो 0.8 ये 0.5 होती है, आइडियल 0.5 केजी पर डे, लेकिन इसे बढ़ाया भी जा सकता है हाई एनर्जी हाई प्रोटीन डाइट देके। तो उसके बाद अगर मिल्क की बात की जाए तो हर बच्चे का जो मिल्क है वो उसे ज़्यादा मिलना चाहिए, ताकि हर बच्चे की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट ना आए और उसको प्रॉपर उसकी जो है वो केयर की जाए। तो हर बकेट में उसका मिल्क डाल दिया गया है 10% बॉडी वेट के हिसाब से। तो 10% बॉडी वेट के हिसाब से हम बच्चों की जो है वो मिल्क फीडिंग करवाते हैं। तो उसके बाद चौथे दिन पे वंडा जो है वो ऑफ़र कर दिया जाता है बच्चों को। तो ये आपके सामने जो मैयर से हम मिल्क को मैयर करके हर बच्चे को 10% बॉडी वेट के हिसाब से हम जो मिल्क फीडिंग करवा रहे हैं, जो कि थंब रूल है कि 10% बॉडी वेट के हिसाब से 10% बॉडी वेट के हिसाब से इसलिए मिल्क फीडिंग करवाएंगे ताकि जो बच्चे को डायरिया भी ना हो और बच्चे की जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी होती रहें। तो इसलिए हम 10% बॉडी वेट के हिसाब से जो है वो मिल्क फीडिंग कराएंगे। तो खुदा हाफिज़।